हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। हम जो चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस को हमने स्टार्ट किया था और पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई इससे। ठीक है कि एडोलसेंस कौन सी एज होती है, प्यूबर्टी क्या चीज़ होती है, हॉर्मोन्स के बारे में जाना था कि कौन सी जो हमारे अंदर कौन कौन से जो हमारे पार्ट्स हैं जो क्या ग्लैंड्स हैं जो सिक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं उसका नेक्स्ट। ओके, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे क्या होता है कि हमारा हौसला बना रहेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने हॉर्मोन्स तक पढ़ लिया था और हॉर्मोन्स का भी हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के आगे, थोड़ा सा इसको डीप समझेंगे। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ना मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, यही जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो सिग्नल्स हैं, जो हमारी ब्रेन है या अदर ग्लैंड्स है जो सिग्नल पहुंचाती है ब्रेन तक, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और या वन सेल से अनदर सेल तक इन्होंने सिग्नल पहुंचाना होता है तो वही काम करते हैं। ठीक है, तो हॉर्मोन्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या है, कुछ ना जो एक क्या कहा जाता है, इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है सिक्रेट करती हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब एक ग्लैंड नहीं है, एक जो है ग्लैंड्स का ग्रुप है जो हमारे बॉडी के अंदर की ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो सर्कुलेट होते हैं होते हैं ब्लड फ्लूइड में, जो बॉडी फ्लूइड्स में जो होते हैं सर्कुलेट होते हैं। और क्या करते हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी टारगेट सेल के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। कोई भी सेल है उसको टारगेट किया हुआ है, उसके बिहेवियर के लिए यही जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो हॉर्मोन्स हैं। ओके, दे जो वही क्या करते हैं, दे कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन द बॉडी। ठीक है, जैसे किसी के बिहेव में चेंज है, ग्रोथ है, ठीक है, ऑर्गन की डेवलपमेंट है, या प्योबर्टी में मेनोपॉज है, ये सारे क्या होते हैं, इसी यही जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इसी चीज़ के लिए। ओके, और क्या होता है, जो हॉर्मोन्स हैं ना ये टाइम टू टाइम ही सीक्रेट होते हैं और उनकी क्वांटिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी ज़्यादा ही सीक्रेट कर लिया है एक बार ही सारी लाइफ के लिए, ऐसा नहीं होता। टाइम टू टाइम जब उनकी ज़रूरत होती है उस टाइम इनको सीक्रेट किया जाता है। अगर ये ज़्यादा सीक्रेट हो जाएंगे तो ये क्या है ना, पागलपन वाला चीज़ आ जाती है हर एक चीज़ में, तो ये आपको बीमार कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्लैंड्स होती हैं हमारे बॉडी में वही क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स को सिक्रेशन के लिए क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। और जो नर्व सिस्टम है बॉडी का, हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, क्लास 6 में पढ़ा था नर्वस सिस्टम, तो वही रिस्पॉन्सिबल रहता है हार्मोन के फ्लो के लिए। ओके, तो हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया कि हार्मोन्स क्या कैसे वर्क करते हैं और किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, देखो इस जो सारी ग्लैंड्स हैं इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क रहता है, देखो एड्रेनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, थाइमस, थायराइड, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिनल ग्लैंड्स, ये सारे देखो सेम रहते हैं मैन और वुमेन में। लेकिन जो टेस्टिकल है और ओवरी और प्लेसेंटा है ये क्या करते हैं, डिफरेंट रहते हैं। ये जो ओवरी और प्लेसेंटा है ये वुमेन्स में रहता है, टेस्टिकल्स मैन में रहते हैं, बाकी ग्लैंड्स जो है सेम रहती है। जो रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो क्या होती है, जो हमारे हार्मोन्स का क्या रोल रहता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन के इनिशिएटिंग में। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमने पढ़ा कि वो रिलीज करती है हार्मोन्स। ठीक है, किसमें, जो ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि उनको पहुंचना होता है, तो हमने देखा था कि जो कनेक्टिंग टिश्यू की तरह वर्क करता है वो ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड में जब ये करेंगे तो वो क्या होगा, जो इन्होंने टारगेट किया होगा किसी बॉडी पार्ट को, ठीक है, सिलेक्ट किया होगा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए, तो उसी को बोलते हैं टारगेट साइट। आप पूछेगा कि टारगेट साइट क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम
टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या करती है, हार्मोन करती है ब्लड में रिलीज, सीक्रेट बोल सकते हैं जिसको। और क्या होता है ये कि कहाँ पहुंचाता है इसको, टारगेट साइट तक। तो जो टारगेट साइट है वो फिर उसी तरह से रिस्पॉन्स करती है जैसा हार्मोन्स को मिलता है। देखो यहाँ पे एक हमने ये चार्ट जैसा है जो आपकी बुक में भी है, जो हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टस ओवरी टू रिलीज द टेस्टोन्स इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। फिर कहाँ से जाएगा, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और रीच द पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा। ओके, जो जहाँ जिसको हम टारगेट साइट बोलते हैं। फिर क्या होगा, जो वहाँ पहुँचेगा तो स्टिमुलेट चेंज हो जाएगा इन द बॉडी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, पहले सीक्रेट हुआ, फिर क्या हुआ, ब्लड में घुसा, ब्लड से कहाँ गया, टारगेट साइट पे पहुंचा, और उसके बाद जो है उसने जो जहाँ जिस टारगेट साइट को पहुंचा उस सेल को उसने क्या किया, अपने हिसाब से फंक्शन करने के लिए ये कर दिया, मजबूर कर दिया। ओके, फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। The ability of production of gametes in humans last until certain time period only। क्या होता है, जो प्रोडक्शन रहती है गैमेट्स की ह्यूमंस में वो कुछ टाइम तक ही रहती है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है वेरीज करता है मेल्स और फीमेल्स में। ओके, इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा एज, जैसे किसी की ज़्यादा एज होती है ना तो मना करते हैं शादी को, क्योंकि उस टाइम तक क्या होता है जो गैमेट्स वाली चीज़ है, जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। बंद तो क्या होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बहुत लो हो जाता है, जिससे क्या होता है इनको जो रिप्रोडक्शन में बहुत मतलब दिक्कत वाली आती है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स। जो रिप्रोडक्टिव फेज है गर्ल्स में स्टार्ट हो जाता है जब से उनमें प्यूबर्टी आती है या उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। तो मतलब जब वो 10 to 12 ईयर की होंगी वब से स्टार्ट होगा, कब तक, 45 to 50 ईयर्स तक। और ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, जब फीमेल जो है प्यूबर्टी का आती है तो क्या करती है, जो उनके एग है जिनको हम ओवा भी बोलते हैं, वो क्या है, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला सारी चीज़ें पढ़ ली थी जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वही चीज़ सारी इन्होंने बताया। ओके, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद हमने पढ़ा था कि 45 और इसी एज में क्या होता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी स्टॉप हो जाता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, तो इससे क्या होगा अगर हम इस यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो बॉडी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। फिर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, अब कोई बच्चा पैदा होगा, वो लड़का होगा या लड़की, इसका पता कैसे चलेगा, और ये कैसे डिटरमाइन होता है कि लड़का ही होगा या लड़की होगी। ओके, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जो 23 ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं हमेशा। ठीक है, अलग अलग नहीं होते, पेयर्स में होते हैं। मतलब ऐसे टोटल इनकी 46 है, मतलब जो नंबर्स हैं, लेकिन जब 23 पेयर्स का मतलब वही होता है 46 की 23 इंटू 2। जो क्रोमोसोम्स हैं वही हेल्प करते हैं किसी चाइल्ड के सेक्स के लिए, कि उसका सेक्स कौन सा होगा, मतलब लड़का होगा या लड़की। Out of 23 pair of chromosomes, 2 of them are sex chromosomes called X and Y। ठीक है, जो दो क्रोमोसोम्स हैं वही क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके जो है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, जो फीमेल है, फीमेल के पास हमेशा क्या होता है, यहाँ पे देखिए, फीमेल के पास हमेशा XX क्रोमोसोम्स होता है, और बॉयज के पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, तो जो क्या होता है, जो एक गर्ल, जो हमेशा गर्ल्स की प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा बॉर्न होगा, वो बेबी होगा या गर्ल होगा, वो डिपेंड करेगा मैन के इसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, इसमें गर्ल का
वुमेन का कोई हाथ ही नहीं होता। वुमेन कभी भी किसी अपने बेबी के सेक्स डिटरमाइनेशन में कोई रोल ही नहीं रहता इसका। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका एक्स वाई क्रोमोजोम्स बन गए तो आपका बॉयज़ होगा, और अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम ही रहे तो गर्ल्स होगा। ठीक है, तो अब देखो वाई क्रोमोजोम किसके पास है? बॉयज़ के पास है। अगर इसका क्रोमोजोम ही गर्ल्स के क्रोमोजोम से मिलेगा और एक्स के साथ वाई मैच करा देगा तभी लड़का होगा। अगर मैन का एक्स क्रोमोजोम मिलेगा एक्स गर्ल्स के एक क्रोमोजोम के साथ, क्योंकि गर्ल्स का देखो एक्स एक्स ही है। यहाँ पे आपको फिर से समझाता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब मैन है, देखो बॉयज़ के पास होता है एक्स एक्स, गर्ल्स के पास होता है एक्स एक्स। अब गर्ल्स के पास तो एक ही होगा, दूसरा उसको लड़के से मिलेगा कि कौन सा क्रोमोजोम आएगा। अब वाई से अगर उसको एक्स क्रोमोजोम आ गया तो लड़की होगी। अगर वाई से उसको, अब एक्स तो उसका पहले से ही है लड़की का, अगर वाई का उसको वाई क्रोमोजोम आ गया तो क्या होगा? जो बच्चा पैदा होगा वो वाई होगा। आई होप आपको समझ आया कि क्या क्या रहेगा। और आप भी थोड़ी जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे जैसे 9th-10th में, तो और आपको अच्छे से समझ आएगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये हमने चीज़ पढ़ ली। ठीक है, द स्पर्म कैन कंटेन ओनली वन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो जो स्पर्म होते हैं बॉयज़ के उसमें क्या है, या तो एक्स होगा या वाई होगा। ठीक है, इफ द स्पर्म कंटेन्स वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज विद एग विच कंटेन्स एक्स क्रोमोसोम, ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू मेल। और जो ही मैंने आपको समझाया वही चीज़ है इस चीज़ में। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने बताइए लास्ट में। देखो, हैंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड अपॉन द क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर नॉट द मदर। ओके, तो इसमें मदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है इसके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी देखो कितने अच्छे से समझाया हुआ है कि देखो गर्ल्स के पास तो एक्स 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 क्रोमोसोम ही होगा। अब एक जो स्पर्म में आएगा, अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम आ गया तो क्या बनेगा? एक्स वाई क्रोमोसोम मिलके लड़का बना देंगे। अगर लड़की के पास एक्स एक्स तो रहेगा, इनके पास एक ही आएगा। तो अगर एक्स क्रोमोसोम आ गया लड़के का उसके स्पर्म के साथ तो क्या बनेगा? गर्ल्स मिल जाएगी। वही चीज़ है, तो इसमें मदर का कोई रोल रहता ही नहीं कभी भी। ओके, यही चीज़ देख लो यहाँ पे। हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स, हॉर्मोन्स कि जो हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड्स है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज, पोजीशन ऑफ ओवरीज इन द फीमेल्स और टेस्टिटिस। ठीक है, तो हॉर्मोन्स जो सेक्स के हॉर्मोन से अदर है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एड्रेनल ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड्स, पेनक्रियाज एंड एड्रेनल ग्लैंड्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम थायराइड। देखो थायराइड का कहाँ है? एक गले के पास होता है। यहाँ पे देखो थायराइड ग्लैंड्स कहाँ है? गले के पास है, यहाँ पे जो आपकी, ठीक है, कहाँ होता है? फाउंड एट द फ्रंट ऑफ नेक बिटवीन द विंड पाइप। इट हैज ब्राउनिश रेड कलर, आप देख ही रहोगे। ठीक है, एंड सिक्रेट द कलेक्शन ऑफ हार्मोन्स दैट कॉल्ड थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। ठीक है, और ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, जो रेट है, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और अगर क्या होगा, अगर थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को प्रॉपर सिक्रेट नहीं करेगी तो क्या होगा? इससे क्या होगा? लैक ऑफ थायरोक्सिन होगी, जिससे क्या होगा? जो ग्वाइटर है, एक बीमारी है ग्वाइटर, ठीक है, सिकनेस है, वो क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे गले के पास ऐसा ना बहुत, अगर आपने ऐड देखी तो इतना बड़ा जार जैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज देखो यहाँ पे होती है और इस तरह का होता है पेनक्रियाज। अप्रोक्सीमेट 6 इंचज या 7 इंचज भी हो सकता है। ओके, और ये क्या होती है? बिहाइंड द स्टमक, जो आपके स्टमक के पीछे होती है। और ये क्या करती है? जो पेनक्रियाज है वो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती है, ग्लूकेजोन को रिलीज करती है और इंसुलिन को रिलीज करती है। ठीक है, क्या क्या प्रोड्यूस करती है? डाइजेस्टिव, इंसुलिन और ग्लूकेजोन को रिलीज करती है। ठीक है, और जो इंसुलिन इस क्रिएट करती है तो यही क्या करती है? जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करती है, उसको मेंटेन करती है।
ठीक है। अब आप बोलते हैं ना, जैसे कहीं आपने सुना होगा कि आपके बुजुर्ग सुने होगा कि हम उनको शुगर की प्रॉब्लम होगी, तो सो शुगर की प्रॉब्लम क्यों होती है? जो हमारी उनकी जो पैनक्रियाज है उस इंसुलिन कम सिक्रेट करता है। ओके, द ग्लूकोजोन प्रिवेंट द इंसुलिन लेवल फ्रॉम द गेटिंग टू लो इन द बॉडी। और क्या होता है, जो ग्लूकोजोन है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है इंसुलिन के लेवल को लो होने में बॉडी में। ओके, और इंसुलिन क्या करता है, जो इंसुलिन है अगर आपकी बॉडी में क्या होता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हाई है तो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा इंसुलिन। और अगर वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर कम है तो ग्लूकेजोन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में क्या होगा, इंसुलिन की कमी होगी तो आपको क्या होगा, डायबिटीज, जिसको हम शुगर की बोलते हैं, वो बीमारी हो जाती है, डायबिटीज। ओके, तो पैनक्रियाज ऐसा होता है, आपके स्टमक के जस्ट पीछे होता है। फिर आता है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड देखो यहाँ पे होती है, आपके किडनी के जस्ट यहाँ पे, देखो किडनी के यहाँ पे, ये जो आपको केक जैसा दिख रहा है ना, ये सारी एड्रिनल ग्लैंड्स है, जो इनका कैसे, जैसे कैसे लग रहा है, वॉलनट की तरह होते हैं और लोकेटेड अबव द किडनी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 150 हार्मोन्स जो है सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जो एड्रेनल जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, एड्रेनल हार्मोन भी सीक्रेट करती है। ठीक है, जो क्या करती है, स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। ठीक है, और क्या करती है, ये इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, और क्या, डायलेट्स द प्यूपिल्स, इंक्रीज द हार्ट रेट, एनहेंस द ब्लड सप्लाई ऑफ टू द मसल्स। ये सारे काम यही चीज करती है। क्या होता है, जब इन सारी चीजें बढ़ेगी तो एड्रेनल ग्लैंड ही हेल्प करती है इन सबको, ठीक है, कम करने। ठीक है, और ये क्या करती है, ये मेंटेन करती है किसका, जो आपकी ब्लड में सॉल्ट होता है उसके बैलेंस को मेंटेन कौन करता है, एड्रेनल ग्लैंड ही करती है। फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो यहाँ पे होती है आपके माइंड में, यहाँ पे जस्ट नीचे, यहाँ ए वाली चीज है, ए वाली चीज है, और इसको यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, इसके ना जैसे पी के साइज के बराबर, मटर के दाने की साइज के बराबर होता है, और स्कल में होते हैं आपके माइंड में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, प्रोलैक्टिन को सीक्रेट करती है, और क्या करता है, जो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को। ठीक है, द ग्रोथ हार्मोन, जो जैसे सीक्रेट करती है ना ग्रोथ हार्मोन, तो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है ग्रोथ है पर्सन में। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए मास्टर ग्लैंड कौन होती है, तो आप बोलोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर आता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड देखो यहाँ पे है, यहाँ पे जस्ट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड आई है। ठीक है, जैसे ये इसके ना 2 हाफ्स हैं, उनके बीच में होते हैं, जैसे माइंड का एक हाफ है और 2 हाफ्स है, तो इसके बीच में लोकेट करती है। ठीक है, द मेटेलोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ इंटरनल क्लॉक ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे हमारा ना एक 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 हिसाब से सोचते हो, हमारे घर दिमाग में एक घड़ी की तरह वर्क करती है। जैसे आपको कब सोना है, फिर आपकी नींद पूरी हो जाती है तो आप उठ जाते हो, फिर आपका रूटीन बनता है, तो फिर वो उसी में देखो, आप जब आप सुबह 6 बजे उठते हो मॉर्निंग में, तो आप जब सुबह उठते हो तो उस टाइम देखो आप कुछ टाइम तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब आप उठते रहोगे कंटिन्यू, कुछ टाइम बाद आप देखोगे आप खुद 6 बजे उसी टाइम उठोगे, तो उसमें इसी का काम रहता है, जो पिनियल ग्लैंड है वही हेल्प करती है इस चीज़ में। ठीक है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर देखो यहाँ पे पिनियल ग्लैंड्स है, और यहाँ पे सेरेबेलम भी होता है। ठीक है, इनकी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। रोल ऑफ हार्मोन इन द कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। जैसे इंसेक्ट्स लाइक सिल्क मॉथ, एक मिनट, and some animals like frog undergo the process of metamorphosis which result in drastic change in their body। देखो आप देखते होंगे चेंज हमने लास्ट में भी पढ़ा था, तो ये सारे क्या होते हैं, इनमें जो है हार्मोन का काफी रहता है। ओके, द इंसेक्ट हार्मोन्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट्स
और फ्रॉग में क्या होता है, जो थायराइड रिलीज द थायरोक्सिन, और वही क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो थायराइड होता है फ्रॉग में, वही थायरोक्सिन करता है रिलीज, और वो क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस में कंट्रोल करता है। The thyroxine only produced with the help of iodine that is present in the water. ठीक है, फिर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन एडोलसेंस। ठीक है, अब हमें ना, जब आप एडोलसेंस एज में हो, अभी आप जिस एज में हो, तो आपको इसमें ना अपनी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या अदर चीज़ें, आपकी फ्यूचर लाइफ को यहीं से जो है पूरा रहेगा, इस डिपेंडेंट रहेगी इसी एज में। ठीक है, तो हमेशा आपको ऐसा फूड लेना चाहिए जो न्यूट्रिशन से रिच हो, लाइक पल्सीज हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, हमें हेल्दी डाइट लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कुछ भी आप गेम खेल लो। ठीक है, फ़ोन के अंदर इतना मत घुसो कि बस आप फ़ोन के अंदर ही रह रहोगे। हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करो, रनिंग करो, प्ले बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, जो आपको अच्छी लगती है गेम खेलो। ठीक है, बट हमेशा बच्चों याद रखना, टबैको और अल्कोहल से बचें। हमेशा ड्रग्स मत लो, कभी भी ड्रग्स मत लो, ये आपकी फ्यूचर वाली लाइफ को भी मतलब ये कर देगा, ख़राब कर देगा बुरे तरीके से। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या आपकी सिंपल लाइफ में भी बहुत जो है, ये आपको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक हमारा चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।